गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के एनसीईआरटी के ऑन क्लास में हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल, क्षार और लवण में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था अम्ल और क्षार की परिभाषा और उसकी विशेषता। जो सेकंड टॉपिक जो पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया सूचक के बारे में। सूचक में हमने पढ़ा प्राकृतिक सूचक हल्दी, लिटमस और गुड़ल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसका अगला टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण का उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सबसे पहले हमें लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, एक परख नली लेंगे। उस परख नली में 3/4 भाग हम लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। इसमें हम यहाँ पे हम काम में लेंगे कृत्रिम सूचक फिनोल्फ्थेलिन। इससे पहले जो हमने काम में लिया था वो सारे सूचक थे प्राकृतिक सूचक हल्दी, लिटमस और गुड़ल वाला, है ना। यहाँ पे हम लेंगे कृत्रिम सूचक जिसका नाम है फिनोल्फ्थेलिन। सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में हम 3/4 भाग में क्या भरेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें इस परख नली का रंग देखना है, इसका विलयन का रंग देखना है कि विलयन का रंग कैसा होता है। उसके बाद हम इसमें ड्रॉपर की सहायता से क्या डालेंगे 2 से 3 बूंद क्या डालेंगे फिनोल्फ्थेलिन सूचक हम इसके अंदर डालेंगे। फिर हमें देखना है कि इसका कलर कैसा होता है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये है HCl है वो क्या है अम्ल। अब हम इसमें क्या डालेंगे ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है एक क्षार है। हमें जब तक डालना है कि जब तक इसका रंग परिवर्तित नहीं हो जाता। जब डालेंगे तो हम देखेंगे कि विलयन का रंग हो जाता है हल्का गुलाबी। जब जैसे हम इसमें एक निश्चित मात्रा तक क्षार डालते हैं तो इस विलयन का रंग हो जाता है हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी पहला जब सबसे पहले था ये रंगहीन था, फिर हमने इसमें 3 से 4 बूंदे ड्रॉपर की सहायता से फिनोल्फ्थेलिन सूचक की डाली। फिर हम उसके बाद इसमें क्या डालते हैं क्षार जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखते हैं कि जब तक हम डालते रहते हैं तो एक निश्चित मात्रा और आयतन के बाद इसका जो परख नली उसका रंग कैसा हो जाता है हल्का गुलाबी। तो ये हल्का गुलाबी इसका रंग बदल जाता है। तो ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें अम्ल व क्षार की निश्चित मात्रा व आयतन में मिलाने पर एक नया पदार्थ लवण जल बनता है वह ऊष्मा निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह होती है जिसमें अम्ल व क्षारक की निश्चित मात्रा व आयतन मिलाने पर क्या बनता है एक नया पदार्थ बनता है लवण, और साथ में क्या लवण बनता है जल बनता है व ऊष्मा निकलती है। जब हम इस प्रयोग के बाद टेस्ट वो जो परख नली उसको छूकर देखते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पदार्थ तो बनता है नया पदार्थ लवण व जल और साथ में क्या निकलती है ऊष्मा। तो ये कहलाती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, साथ में निकलती है ऊष्मा। अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा और आयतन मिलाने से बनता है लवण प्लस जल, साथ में निकलती है ऊष्मा। अम्ल है यहाँ HCl, क्षार यहाँ NaOH, लवण बनता है NaCl H2O और निकलती है ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार की निश्चित मात्रा HCl प्लस NaOH, जिसमें लवण बनता है NaCl प्लस जल, साथ में निकलती है ऊष्मा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में
उदासीनीकरण के उदाहरण। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण में सबसे पहला है अति अम्लता। हमारा जो आमाशय है, उस आमाशय में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। पहला होता है श्लेष्मा रस, जो उसकी आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा होता है पाचक रस। इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाने से, आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता हो जाने से हो जाती है एसिडिटी, जिसे बोलते हैं अति अम्लता। अति अम्लता हो जाती है। इसके कारण हम क्या करते हैं, जब अपन डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर में क्या करता है कि जब हमें एसिडिटी की होती है तो हमें क्या देता है, दूध या मैग्नीशियम प्रतिजैविक अम्ल के रूप में, दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे आमाशय में किसकी मात्रा अधिक है, इसकी अम्ल की। और ये क्या है, दूध या मैग्नीशियम क्या है, एक क्षार है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, जिससे अति अम्लता की जो वो है वो दूर हो जाती है। अब इसमें एसिडिटी, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है। तब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या देते हैं, प्रतिजैविक अम्ल के रूप में देते हैं दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इससे वो अति अम्लता की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। सब दूसरा टॉपिक है चींटी के काटने पर। जब चींटी काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। तो जब चींटी जिस स्थान पे काटती है तो उस हिसाब से क्या है, खुद जलन सी होने लगती है। तो क्योंकि जब चींटी काटती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो उसको दूर करने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, खाने नमी युक्त मीठा खाने का सोडा, नमीयुक्त खाने का सोडा, जो कि क्या है, क्षार है, या फिर कैलेमाइन विलियन, जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट, इसमें क्षार होता है। तो फॉर्मिक अम्ल और साथ में वहाँ क्या काम में लेते हैं, नमीयुक्त खाने का सोडा जो कि क्षार है, या फिर कैलेमाइन विलियन जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट जो क्षार है। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इसका अगला उदाहरण है और मृदा में अम्लीयता। जब हम खेतों में उर्वरक का उपयोग करते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट आदि, तो उसमें क्या है कि उससे क्या है, मृदा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो मृदा में अम्लीयता की मात्रा को दूर करने के लिए हम उसमें क्या लेते हैं, भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना भुजा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम काम में लेते हैं। तो मृदा में किसकी मात्रा अधिक है, अम्ल की। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्षार, भुजा हुआ चूना या बिना भुजा हुआ चूना। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। तो उसके लिए हम काम में लेते हैं बिना भुजा हुआ चूना। तो मृदा में किसकी अम्लीयता की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसके लिए हम क्षार इसको काम लेते हैं। अगर मृदा में क्षार की मात्रा अधिक होती है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, जैव रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उनको काम में लेते हैं, ताकि अम्ल और क्षार मिलकर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इससे जो मृदा की अम्लीयता है, क्षारीयता, वो कम हो जाती है। टॉपिक है कल कारखानों का अपशिष्ट।
कल कारखानों से जो अपशिष्ट निकलता है उसमें किसकी अम्लीय की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो सीधा पानी अगर नदियों में प्रवाहित होता है तो उसमें रहने वाले जो जीव जंतु है उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उससे क्या है कि उसके ऊपर एक मतलब कि वो अम्लीय की मात्रा छा जाती है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु की प्रजाति नष्ट हो जाती है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ है कल कारखानों का, उसको जल में अपशिष्ट करने से पहले उसको उपचारित करना चाहिए, उसको क्षार मिलाकर उपचारित करना चाहिए और फिर उसको नदी में जलाशय में प्रवाहित होने देना चाहिए। तो इस तरह हमने देखा दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अब आज मैंने आपको ये लेसन पूरा टॉपिक कर दिया। ये जो प्रश्न इसको आपको समझना है और इन प्रश्नों के आंसर आपको देना है। इसको समझना है और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। धन्यवाद।